बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं और बीएससी में हैं और आपका प्रथम वर्ष है, यानी कि आपको प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, तो आपको एक पेपर ज़रूर देना होगा जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसे को करिकुलर कोर्स कहते हैं। दोस्तों, ये आपके प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। अगर आप इस पेपर में पास हो जाते हैं तो ही आपको अदर सब्जेक्ट में पास किया जाएगा, अन्यथा फेल कर दिया जाएगा। एक प्रकार से अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। केवल और केवल इसमें पासिंग मार्क लाना होता है और पास यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से केवल और केवल आपको 30 नंबर लाना है, यानी 30 क्वेश्चन सही करना है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इन सभी प्रश्न पत्रों को, इन क्वेश्चनों को ढंग से डिस्कस कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, यानी आहार पोषण एवं स्वच्छता का। तो कुल मिलाकर के आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है वो 4 यूनिट में बांटा गया है। वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं, हम उनके नाम को देख लेते हैं कि पहला यूनिट आपका क्या है। पहला यूनिट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। पहला क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं आहार एवं पोषण की अवधारणा। दूसरा आपका जो यूनिट है उसका नाम है पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म, जिसे न्यूट्रिशन माइक्रो एंड माइक्रो के नाम से जानते हैं। तीसरा यूनिट जो आपका है वो है 1000 दिवसीय पोषण। और चौथा यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा के नाम से हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इस पाठ्यक्रम को और इसमें सॉल्व करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ज़ोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर जितने भी साथी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है भोजन आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण करे, यह परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार, दूसरा दिया गया है प्राउड किट के अनुसार और सी नंबर दिया गया है राइविसन के अनुसार और डी दिया गया है ये सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है भोजन की कमी या अनुपलब्धता में मनुष्य का शरीर हो जाता है बहुत कमजोर, रोगग्रस्त या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब भोजन की कमी या अनुपलब्धता होती है मनुष्य के शरीर में, तब व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है। यानी कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर, भोजन हो सकता है, भोजन हो सकता है केवल शाकाहारी, केवल मांसाहारी या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भोजन दोनों प्रकार से हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर हमें आंसर करना होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है। तो भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स, बी नंबर दिया गया है वसा, या सी ऑप्शन दिया गया है विटामिन, या डी दिया गया है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये सभी। भोजन का जो मुख्य पौष्टिक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन ये सभी होते हैं। 5वां प्रश्न ध्यान देंगे। 5वां प्रश्न पूछा गया है भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन किन कारकों पर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र,
विशेष में उगने वाली वनस्पतियाँ, बी दिया गया है वातावरणीय कारक, और सी दिया गया है सांस्कृतिक एवं आहार संबंधी आदतें, और डी दिया गया है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी भोजन के लिए जो खाद्य वस्तुओं का चयन जो होता है वो इन सभी कारकों पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ऐसा कोई भी पदार्थ जो बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो एक ऐसा पदार्थ जो शर्करा से भी बना हो, वसा से भी बना हो, जल अथवा प्रोटीन से बना हो, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि कोई भी पदार्थ हो वो शर्करा से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके। अगर वो वसा से बना हो तब भी वो जीव जंतुओं द्वारा, जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाएगा, और अथवा जल हो या प्रोटीन हो तो जीव जगत द्वारा ही ग्रहण किया जाएगा। तो इस सपेक्ष के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा। 7वां प्रश्न पूछा गया आहार से तात्पर्य क्या है। पहला दिया गया जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, बी दिया गया जो पचाया जा सके, सी नंबर दिया गया है जो व्यक्ति खाता या पीता है, या डी दिया गया है ये सभी। तो आहार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो आहार से तात्पर्य ये हो जाता है कि जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, ये भी इस तात्पर्य है, और जो पचाया जा सके, जो व्यक्ति द्वारा खाता या पीता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। पूछा गया दोस्तों पोषक तत्व का मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 4, और सी दिया गया 9, और डी ऑप्शन दिया गया है 6। तो आपके पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दोस्तों 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 9वां प्रश्न पूछा गया है वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। जो वेट लिफ्टर हैं उनके आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो वेट लिफ्टर के आहार में जो अधिक मात्रा होगी प्यारे दोस्तों वो होगी कार्बोहाइड्रेट की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया है। मनुष्य का आहार निर्धारित होता है खाद्य उत्पादन द्वारा, समाज द्वारा या प्रकृति द्वारा, ये सभी। दोस्तों तो आपका जो मनुष्य है, मनुष्य का आहार जो होता है दोस्तों वो कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि यहाँ पर 3 कारक दिए गए हैं। पहला दिया गया है खाद्य उत्पादन द्वारा, अगर जो आपके पास उत्पादन है वही आप आहार में ग्रहण करेंगे, ये भी सत्य है। और समाज द्वारा, जो आपके समाज, जैसे आप हिंदू वर्ग से हैं तो कुछ हिंदू में ऐसा है कि वो जो है शाकाहारी भोजन ही करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, तो ये समाज पर निर्भर करता है। दूसरा है प्राकृत द्वारा, प्राकृत द्वारा जो आपको प्राप्त होता है वो भी निर्भर करता है आपके भोजन पर। और इसलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं पहले लाइक तो जरूर कर दिया करिए और क्लास को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है। पहला दिया गया स्पष्ट एवं अनिश्चित, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सबके लिए भिन्न भिन्न, और सी दिया गया सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया भारतवासियों के लिए एक समान। तो आगमन कर जो आंसर मानेंगे आप सी नंबर लगा देंगे, क्योंकि आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व के अनुपात की दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है वो सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। पोषक तत्वों के अनुपात के अगर देखा जाए तो मनुष्य जो होता है वो कई प्रकार से संतुलित आहार लेता है, तो इसलिए सापेक्ष तथा भिन्न भिन्न इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है। तो संतुलित आहार ग्रहण करने से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन बी दिया गया है
आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, सी दिया गया भूख शांत हो जाती है और डी दिया गया ये सभी। तो जब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं दोस्तों तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उनका विकास होता है, यानी कि रोग से लड़ने के लिए शरीर में ऊर्जा होती है। बी दिया गया है आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है जो आपको शरीर में चाहिए। और सी नंबर है भूख शांत, यानी कि भूख भी शांत होती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार की आवश्यकता कब होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कभी कभी, बी दिया गया शारीरिक में शरीर में कमजोरी आ जाने पर, और सी दिया गया नियामक तथा निरंतर रूप से, और डी दिया गया शारीरिक श्रम के पश्चात। तो दोस्तों भोजन की जो आवश्यकता होती है वो नियमित तथा निरंतर होती है, यानी हमें लगातार भोजन की आवश्यकता या आहार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में क्या विद्यमान होते हैं? तो जब संतुलित आहार हम लेते हैं, संतुलित आहार की बात किया जाए तो इसमें हमें खनिज तथा विटामिन की भी आवश्यकता होती है, वसा की भी आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है संतुलित आहार के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है? 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है मनुष्य के आहार निर्धारित होता है। जो मनुष्य का आहार होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? धार्मिक निर्देशों के द्वारा, पारिवारिक परंपराओं तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा। सी नंबर दिया गया है दोस्तों भोज्य पदार्थ के क्षेत्रीय उपलब्धता द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन सभी के द्वारा, क्योंकि मनुष्य के आहार का निर्धारण कई तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि धार्मिक निर्देशों के अनुसार, धर्म के आधार अनुसार भी, निर्देश के अनुसार भी आप आहार ग्रहण करते हैं, और पारिवारिक परंपरा तथा व्यक्तिगत अपनी जो रुचि होती है उसके अनुसार भी आप भोजन ग्रहण करते हैं। और भोज्य पदार्थ की क्षेत्रीय उपलब्धता, यानी कि आपके क्षेत्र में जिस प्रकार के भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। तो इन सभी जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों निर्माण आहार की अधिक मात्रा की, बी दिया गया है ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की, और सी दिया गया वृद्धि कारक तत्वों की अधिक मात्रा की, और डी दिया गया रुचिकर आहार की अधिक मात्रा। तो ठंडी जलवायु में जो आहार संतुलित आहार बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन पदार्थों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हो उन तत्वों को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? जो अधिक क्रियाशील हो उनके जो आहार होता है उसमें अधिक मात्रा किस तत्वों की होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शारीरिक निर्माण पोषक तत्व की, बी दिया गया ऊर्जादायक पोषक तत्व की, सी दिया गया सुरक्षात्मक पोषक तत्व, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्जादायक पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होनी चाहिए क्रियाशील व्यक्ति के आहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है निम्न में से किस अवस्था में स्त्रियों के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया वृद्धावस्था, बी दिया गया है किशोरावस्था, और डी दिया गया है शैशवावस्था, और डी दिया गया है गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में। तो स्त्रियों की जो संतुलित आहार एवं वृद्धि अनिवार्य माना जाता है वो माना जाता है गर्भावस्था तथा स्तनपान अवस्था कराने के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे आप सभी। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिए गए शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, बी दिया गया है शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, सी नंबर दिया गया है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और डी नंबर दिया गया है ये सभी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व मुख्य रूप से ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ डाट डाट दे दिया गया यानी फिलअप करना है। पोषक तत्व शारीरिक एंजाइम द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। तो चयापचय प्रक्रिया में या पाचन क्रिया में या श्वसन क्रिया में या रुधिर परिसंचरण में। तो चयापचय प्रक्रिया में पोषक तत्व शारीरिक एंजाइम द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पोषण विज्ञान के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो पहला दिया गया है चिकित्सा विज्ञान, दूसरा दिया गया है जीव विज्ञान रसायन विज्ञान, और सी दिया गया अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान, डी दिया गया ये सभी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से नज़र रखेंगे। पूछा गया था इसमें कि कौन सा विषय पोषण विज्ञान से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो पोषण विज्ञान से चिकित्सा विज्ञान भी संबंधित है, अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान भी संबंधित है, और आपका जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान भी संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। पूछा गया है कि मनुष्य को किस लिए उचित मात्रा में पोषण एवं आहार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया शारीरिक वृद्धि के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सी नंबर दिया गया है दैनिक क्रियाशीलता के लिए, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया ये सभी। तो मनुष्य को जो है उचित मात्रा या उचित पोषण आहार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनके शरीर में वृद्धि हो सके, उनकी दैनिक क्रियाशीलता बढ़ सके और मनुष्य स्वस्थ रह सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों। पूछा गया है 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों। तो अब ध्यान देंगे इस प्रश्न को, आपसे भी पूछा जा सकता है। वसा के प्रति ग्राम में प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 8.41 किलो कैलोरी, और दूसरा दिया गया ऑप्शन नंबर बी 10 किलो कैलोरी, सी नंबर दिया गया है 6.41 किलो कैलोरी, और डी दिया गया है 9.1 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि वसा के प्रति ग्राम से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने से अलग अलग क्षमता होती है। क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, उक्त विचार निम्नलिखित में से किसका है। तो ये विचार था दोस्तों उषा टंडन का। किसका था, ये उषा टंडन जी का विचार था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम पहली यूनिट आपकी डिस्कस कर रहे हैं आहार एवं पोषण की अवधारणा। इनमें हम 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसके बाद में आपके चारों यूनिट में 100 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर के 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक ही क्लास में हम खत्म करेंगे आज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। ये किसका विचार था। ये विचार था दोस्तों शुभांगिनी जोशी का। किसका विचार था, शुभांगिनी जोशी का। यानी कि भोजन जो है जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। ये जो विचार दिया गया था वो शुभांगिनी जोशी जी ने दिया था, आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। किसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करते हैं जो शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का निर्माण करते हैं। ये विचार इनमें से किसका है। तो ये विचार दिया गया था डी
एफ टर्नर द्वारा। किसने दिया था ये विचार? ये विचार दिया था D.F. टर्नर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों? कि पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है एवं इनमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी शामिल होते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रायबिसन, दूसरा दिया गया है सुधा नारायण, और डी दिया गया है यूकेडिन, और डी दिया गया है टर्नर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यूकेडिन ने इस कथन को स्पष्ट किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति को एक दिन में कहलाती है। तो वो एक दिन में जो आप भोजन करते हैं वो क्या कहलाता है? वो आहार कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, भोज्य स्रोत तथा उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही नहीं पोषण कहलाता है। ये विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था एस मुदाम्बनी एवं सामिलिनी राव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग D.F. टर्नर पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान देंगे। पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन, उनके कार्य, तो ये दिया गया था किसके द्वारा? एस मुदाम्बी एवं सामिलिनी राव द्वारा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है? 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पोषण वह विज्ञान है जिनमें भोजन, पौष्टिक तत्व एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ जिनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोगी की स्थितियों से संबंधित होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था D.W. रायबिसन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि वह भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत नहीं करता, बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक, संवेग स्वास्थ्य को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों संतुलित आहार। जब हम संतुलित आहार करते हैं तो तभी मनुष्य की जो भूख होती है वो शांत होती है, बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उनकी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक या स्वास्थ्य को भी जो है संतुलित रखता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है? 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होती। यह विचार निम्न में से किसका है? तो ये विचार दिया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ये क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कथन स्पष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन दिया गया था J.F. विलियम्स के द्वारा। J.F. विलियम्स ने ये कथन दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो जो संतुलित पोषण होता है दोस्तों, वो मनुष्य को उत्तम पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण की स्थितियां हैं? तो पोषण की स्थितियां इसमें से सुपोषण और कुपोषण दोनों हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया आपसे कि पोषक तत्वों के जो पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है? तो पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है आहार में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा के समावेश का सरल एवं व्यवहारिक उपाय है।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि रुचि व मूल्य के अनुसार भोज्य पदार्थ खरीदना या निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थों का चयन करना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि निर्धारित भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थों का चयन करना आहार में पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा के समावेश एवं सरल एवं व्यवहारिक उपाय होते हैं। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ आप जो पहले भी क्लास हुई हैं उनको आप देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया था, सॉल्व पेपर भी दे दिया है, कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया है मैंने, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम पोषक व्यक्ति की है। तो ये हष्ट पुष्ट शरीर जो है ये होता है, या कम थकान, या कर्मशीलता, या यह सभी। तो निम्न में से कौन सी विशेष उत्तम पोषित व्यक्ति की है। तो उत्तम पोषित ये सभी कहलाएंगी, यानी कम थकान जो होगी, या हष्ट पुष्ट शरीर होगा, या कर्मशीलता। यानी इस प्रकार से अगर हम सही आंसर है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्तम पोषण कहलाता है। उत्तम पोषण क्या कहलाता है, उपाचारात्मक आहार, या बी दिया गया है कुपोषण, या सी नंबर दिया गया है पथ्यापत्य, या सी दिया गया है सुपोषण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पोषण कहलाता है, तो उत्तम पोषण क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होता है और सहायक करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है खनिज, बी नंबर दिया गया है विटामिन लवण, और डी दिया गया प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे। जो निम्न में से कौन से पोषक तत्व की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है, वो क्या होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, या वसा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया विटामिन, बी दिया गया खनिज लवण, सी दिया गया ये भी दोनों, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ए व बी दोनों हो जाएगा, ए व बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वो विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु है। तो पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु पहला ऑप्शन दिया गया है वंशानुक्रम, बी दिया गया वातावरण, सी दिया गया परिस्थितियाँ, और डी दिया गया ये सभी। तो जो पोषण को प्रभावित करने वाले बिंदु हैं वो ये सभी हो सकते हैं, ये सभी कारक हो सकते हैं। पहला हो सकता है वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण यानी कि आपका वातावरण कैसा है ये भी एक प्रकार का पॉइंट बन सकता है, और सी दिया गया है परिस्थितियाँ, आपकी परिस्थितियाँ के अनुसार भी पोषण को प्रभावित करना होता है, यानी प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अल्प पोषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया है उपलब्ध भोजन के पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण, बी दिया गया है पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना, सी दिया गया ये व बी दोनों, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अल्प पोषण जो उत्पन्न होता है वो उपलब्ध भोजन के पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण या पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होता है तब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है अपर्याप्त पोषण का लक्षण क्या होता है। अपर्याप्त पोषण का लक्षण ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि शारीरिक कमजोरी दिखाई देने लगता है, मांसपेशियां स्थिर व ढीली हो जाती हैं, सी नंबर दिया गया है कि त्वचा शुष्क खुरदरी व झुर्रीदार हो जाती है, यानी ये सभी हो जाएंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी जो होंगे वो अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं। अगला प्रश्न दिया गया 46 नंबर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है पर्याप्त नींद, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उचित पोषण, या ये सभी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सभी अनिवार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों,
आहार आयोजन से क्या अभिप्राय है। तो आहार आयोजन से अभिप्राय क्या है। पहला दिया गया परिवार की अवधारणा के अनुसार भोजन, बी नंबर दिया गया पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, और डी नंबर दिया गया है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है निर्भर करता है आपके आहार यानी परिवार की रुचि के अनुसार जो भोजन भी दिया गया है, यानी कि ये कुल मिलाकर के आपके आहार आयोजन से संबंधित हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि आहार आयोजन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आहार आयोजन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला दिया गया है मौसम, दूसरा दिया गया है पाक प्रणाली, सी दिया गया है परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आहार आयोजन के समय हमें मौसम, पाक प्रणाली और परिवार के सदस्य की रुचियाँ क्या क्या हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है आहार नियोजन से लाभ क्या होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कि धन की बचत, ये भी सत्य है। जब आप आहार नियोजन से जानकारी रखेंगे आहार आयोजन या नियोजन के बारे में, तब आपके धन की भी बचत हो सकती है, आपके समय की भी बचत हो सकती है, और आहार व्यवस्थित रह सकता है। यानी कि इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। पहला दिया गया आयु, बी नंबर दिया गया है संप्रदाय, और सी दिया गया व्यवसाय, डी दिया गया है मान सम्मान। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व होता है वो आयु होता है। आपकी आयु जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आहार आयोजन को प्रभावित करने में। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं। यहाँ पर तत्व नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया रुचि, बी दिया गया आयु, और डी दिया गया लिंग। तो ये तीनों जो होते हैं, यानी रुचि जो है वो भी आपके आहार आयोजन को प्रभावित करती है, आयु भी आपके आहार आयोजन को प्रभावित करती है, और लिंग भी आपके आहार आयोजन को प्रभावित करती है। लेकिन अध्ययन जो है ये आपके आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रात के भोजन में हमें क्या लेना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया चाय, बी दिया गया समोसा, सी दिया गया पापड़, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रात्रि के भोजन में हमें समोसा, चाय, पापड़ की आवश्यकता नहीं होती है, हमें एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि दोपहर के जो भोजन में हमें क्या लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया सब्जी और चपाती, बी नंबर दिया गया पकोड़े, सी नंबर दिया गया अंडा, और डी दिया गया हलवा। तो दोपहर के भोजन में हमें सादा भोजन चाहिए, यानी सब्जी और चपाती, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, परिवार के भोजन का स्तर किस पर निर्भर करता है। तो परिवार के भोजन का जो स्तर निर्भर करता है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी भोजन के लिए प्राप्त धन गृहिणी को पाक कला के संपूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए, और गृहिणी के भोज्य पदार्थ संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए। मटर पनीर, सब्जी रोटी, दाल चावल या सूप। तो उत्सव के लिए जो आहार नियोजन होता है वो क्या रखना चाहिए, वो रखना चाहिए पनीर और मटर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो आहार आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो मितव्ययी साधनों का सदुपयोग, और बी नंबर दिया गया परिवार की पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 57 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व इनमें से अध्ययन नहीं होता है। 58 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया दोस्तों क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि आहार आयोजन के समय निम्नलिखित में से किन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आहार आयोजन के समय
हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, लिंग का भी ध्यान रखना चाहिए और परिवार के सदस्यों की रुचियाँ क्या हैं, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आहार आयोजन करना आहार आयोजन करना एक प्रकार का कला होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। आहार आयोजन द्वारा अपने नियोजन को स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधता बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दिया गया परिवार की संरचना, बी दिया गया परिवार के सदस्यों की संख्या और सी नंबर दिया गया है परिवार के सदस्यों की रुचि और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो आहार नियोजन को प्रभावित करता है वो उपयुक्त सभी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नियोजन का सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया गया परिवार के सदस्यों की रुचि, बी दिया गया है समय की बचत करने वाला या सी दिया गया आहार का समय निश्चित हो या उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का सिद्धांत है, तो ये सभी जो हैं आहार नियोजन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो दूध से खोया भी बनता है, पनीर भी बनता है और दही भी बनती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप ध्यान दें कि क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं। द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं, मांस मछली या फूल बीज, केला आलू या शकरकंदी। तो द्वितीय समूह के अंतर्गत मांस मछली जो होती हैं वो द्वितीय समूह के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं। तो षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं, उपयुक्त सभी जो होते हैं ये षष्ठ समूह में के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, खाद्य पदार्थ के समूह के अंतर्गत पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं। तो खाद्य पदार्थ के समूह जो आते हैं वो 7 भागों में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हमें शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया प्रोटीन से, बी दिया गया ग्लूकोज से, सी नंबर दिया गया है वसा से और डी दिया गया विटामिन से। तो हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा जो प्रदान होती है दोस्तों वो ग्लूकोज से प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो सब्जी भाजी जो होती हैं वो रक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है। पहला दिया गया है फल, मांस, दूध या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपसे संपूर्ण आहार पूछा गया है, तो संपूर्ण आहार में दूध आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है। तो भोजन में जो ऊर्जा का साधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया रोग उत्पन्न करना, बी दिया गया रोग के ताप को नियंत्रण करना, सी दिया गया कार्बोज का निर्माण करना और डी दिया गया ये सभी। तो भोजन का जो संपूर्ण कार्य होता है दोस्तों वो शरीर के ताप को नियंत्रण करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न करना, बी दिया गया शरीर की टूटी फूटी मरम्मत करना, सी नंबर दिया गया है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक और डी दिया गया ये सभी। तो इनमें से जो भोजन का कार्य होता है ये सभी होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्न में से कौन सा भोजन के कार्य के वर्ग हैं। तो भोजन के कार्य के वर्ग कौन से हैं। पहला दिया गया शारीरिक कार्य, दूसरा दिया गया है सामाजिक कार्य और सी नंबर दिया गया मनोवैज्ञानिक कार्य, डी दिया गया ये सभी। तो भोजन के कार्य के वर्ग जो हैं ये सभी हैं सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने फर्स्ट यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए हैं। जो आपका फर्स्ट यूनिट था आहार एवं पोषण की अवधारणा, जिसे कॉन्सेप्ट और फूड एवं न्यूट्रिशन के नाम से हम जानते थे। अब हम अगली यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आपकी यूनिट नंबर 2 क्या है, पोषक तत्व स्थूलियम सूक्ष्म यानी कि न्यूट्रिशन माइक्रो एंड माइक्रो।
अब इससे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के प्रकार हैं। पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व का प्रकार है, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पोषक तत्व के दो प्रकार हैं, कौन से, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या ये सभी। तो इनमें से जो स्थूल पोषक तत्व हैं, पूछा गया था कौन से, इनमें से कौन सा स्थूल पोषक तत्व हैं। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं, एक प्रकार के स्थूल पोषक तत्व हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, वसा भी क्या होती है, एक प्रकार की सूक्ष्म पोषक तत्व होती है। इनमें शामिल है मिनरल्स, तो मिनरल जो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, आरडीए पूछा गया है दोस्तों, आरडीए विस्तारित रूप है। आरडीए का विस्तारित रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो भोजन में ऊर्जा का जो प्रमुख साधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शारीरिक या शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में मुख्य योगदान होता है। पहला दिया गया वसा का, बी दिया गया कार्बोहाइड्रेट का, सी नंबर ऑप्शन दिया गया प्रोटीन का, और डी दिया गया विटामिन का। तो शरीर निर्माण के विकास एवं वृद्धि में जो मुख्य योगदान होता है दोस्तों वो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शरीर के विकास एवं वृद्धि में सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन जो होती है वो हमारे शरीर के विकास, निर्माण एवं वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जनित स्रोत क्या होता है। प्रोटीन प्राप्ति करने का जो मुख्य स्रोत होता है वो सोयाबीन और दाल जो होती है, वो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा जो पाई जाती है वो सोयाबीन और दाल में भी पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख प्राप्ति का साधन होता है वो खाद्यान्न एवं शर्करा होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और सुक्रोज। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों, क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, बी दिया गया विटामिन डी, और विटामिन सी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विटामिन ए, और डी दिया गया विटामिन ई। तो इनमें से जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 10वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जब अनाज के अंकुर में भोजन का विटामिन बी जो होता है वो अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यानी कि अंकुर, यहाँ पर अनाज के अंकुर भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है, तो विटामिन बी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आप सभी को पता है कि रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि टिटनेस, बी दिया गया मलेरिया, सी दिया गया घेंघा, और डी दिया गया रेबीज। तो आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
क्या पूछा गया है, विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक होती है। तो विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यकता जो होती है वो आँखों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से के कारण शरीर के रक्त बहने की दिशा में थक्का बनने की क्रिया मंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है 17 नंबर की रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए दिया गया अस्थि विकृति, बी नंबर दिया गया है ऑस्टियोमलेशिया, सी नंबर दिया गया है पेलेग्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अस्थि विकृति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया घेगा, बी दिया गया वेरी वेरी, सी नंबर दिया गया एस्कर्बी और डी दिया गया सूखा रोग। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों वो स्कर्बी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्बी होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी हमें मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से दोस्तों हमें लगभग 4.1 KCl एनर्जी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लमसम हमें 4.1 KCl ऊर्जा मिलती है, यानी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के जो प्रमुख स्रोत होते हैं शक्कर होते हैं, गुड़ होते हैं और शकरकंद होते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक जटिल कार्बोज होता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे अवध यूनिवर्सिटी में कि एक जटिल कार्बोज जो होता है वो क्या होता है। तो एक प्रकार का जो जटिल कार्बोज होता है वो सेलुलोज जो होता है वो एक प्रकार का जटिल कार्बोज होता है। इस प्रकार से ए नंबर प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग आता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या आती है, कमजोरी आती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है। तो सभी स्तनधारियों के दूध में लैक्टोज उपस्थित होता है। दोस्तों क्या उपस्थित होता है, लैक्टोज उपस्थित होता है। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरलतम शर्करा होती है। तो सरलतम शर्करा जो होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है, एक प्रकार की सरलतम शर्करा होती है। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दूध में, घी में या दाल चावल में या पके हुए फलों में। तो जो पैक्टिन होता है वो पके हुए फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों, पैक्टिन पके हुए फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का जो प्रमुख साधन नहीं है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। दूध जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं होता है, यानी दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन ये सभी होता है, आलू होता है, अरबी और जमीकंद, ये सभी कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के उचित साधन हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पके हुए मीठे फल, क्या पूछा गया है, पके हुए
मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन हैं? ये सभी ग्लूकोज के साधन हैं दोस्तों। ये किसके साधन हैं? ग्लूकोज के साधन हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों, वो शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति का उत्पन्न करना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है सुक्रोज की प्राप्ति का साधन। क्या पूछा गया है? सुक्रोज की प्राप्ति का साधन। तो सुक्रोज की प्राप्ति का साधन गन्ना भी होता है, पके एवं सूखे में भी पाया जाता है सुक्रोज, चुकंदर में भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो इनमें से नाइट्रोजन जो होगा वो इसका अंग नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। स्टार्च की प्राप्ति का साधन। स्टार्च कहाँ पाया जाता है दोस्तों? स्टार्च जो पाया जाता है वो जड़ और बीज में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि पेड़ पौधों, क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्लोबिन, बी दिया गया केसीन, सी नंबर दिया गया क्लोरोफिल और डी दिया गया लाइसिन। तो पेड़ पौधों के जो हरे पत्तों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्लोरोफिल के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। पूछा गया है कि वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्लाइकोजन, बी दिया गया है सेलुलोज, सी नंबर दिया गया है डेक्टीज और डी दिया गया है स्टार्च। तो इनमें से जो शर्करा पूछी गई है, तो इनमें से सेलुलोज जो होती है वो मनुष्य के शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं देती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे दोस्तों। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्कर में पाया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। प्रोटीन का प्रमुख कार्य पूछा गया है। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो शरीर के कोष एवं पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं दोस्तों वो बाजरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही हो और आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार अपने सभी दोस्तों में। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए, वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं आप सबके लिए मेहनत करके क्लास लाता हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोहरी शर्करा पूछी गई है, ये आपसे पूछी जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोहरी शर्करा जो होती है वो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो होती है ये क्या होती है? एक प्रकार की दोहरी शर्करा होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, दोहरी शर्करा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों कि सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले जो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा जो स्रोत होता है वो फल, अनाज, सब्जियां और दूध होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन का जब नाम था वो सर्वप्रथम मुल्डर ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राण जगत से प्राप्त भोज पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जो प्राण जगत से प्राप्त भोज पदार्थ प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्राणित प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा होता है? तो प्रोटीन का जो आवश्यक अवयव होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो दाल में हमें सबसे अधिक मात्रा अगर देखा जाए तो प्रोटीन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कार्बोज दिया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो कार्बोज होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, क्या पूछा गया है, क्वाशी-ओरकर रोग की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके तैयार करेंगे आप लोग। क्वाशी-ओरकर रोग की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1993 में क्वाशी-ओरकर रोग की खोज की गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया प्रोटीन, बी दिया गया कार्बोज, सी दिया गया वसा और खनिज लवण। तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वनस्पत प्रोटीन का शारीरिक निर्माण मूल्य होता है? इसमें से वनस्पत प्रोटीन में जो शरीर निर्माण के मूल्य होते हैं वो कितने परसेंट होती हैं? तो 35 से 40% होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं दोस्तों, पूछा गया है प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो प्रोटीन का जो दुष्प्रभाव होता है वो शरीर में सूजन आ जाना, ये प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव होता है। शरीर में जो अनुपात भार होता है वो कम हो जाए, ये भी प्रोटीन के दुष्प्रभाव के लक्षण होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया, शरीर में रक्त की मात्रा कम होना एक प्रकार का प्रोटीन की कमी का संकेत होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूध में प्रोटीन के रूप में होती है? तो दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होती है? केसीन होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1838 में किसने रखा था? तो मुल्डर ने रखा था। किसने रखा था? मुल्डर ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक किसे होती है? प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक किसे होती है? बूढ़े व्यक्तियों को, बच्चों में, या 25 वर्ष की महिला को, या 40 वर्ष के पुरुष को? तो ये थोड़ा सा संदिग्ध प्रश्न है, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत सबसे अधिक किसे पूछा जाता है? यहाँ पर अधिक पूछा गया है, तो अधिक हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष की महिला यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन फ़िलहाल ये जो है एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं होगा। फिलहाल अगर आपको ऑप्शन में 25 वर्ष की महिला मिलती है तो आप इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। चलेंगे अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रोटीन प्राप्ति के उच्चतम साधन। प्रोटीन प्राप्ति के उच्चतम साधन क्या क्या हैं? मांस, मछली, अंडा, ये सबसे उच्चतम साधन होते हैं प्रोटीन प्राप्ति के। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विटामिन B1 की मेटाबॉलिज्म में कार्य होता है? तो मेटाबॉलिज्म में B1 का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, अनाज, दाल, अंडा, लीवर आदि। बी नंबर दिया गया मांस व दूध से। सी नंबर दिया गया हरी सब्जियों से। और डी दिया गया दूध से। तो विटामिन B1 की जो प्राप्ति होती है वो अधिक मात्रा में अनाज, दाल, अंडा और लीवर से होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का दूसरा नाम पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो विटामिन B2 का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है कैल्सीफेरॉल, बी दिया गया रेटिनॉल, सी दिया गया थायमिन और डी दिया गया राइबोफ्लेविन। तो B2 का जो नाम हो जाएगा वो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है, विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी
होती है। पूछा गया है विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया रतौंधी, रात में दिखाई न देना। दूसरा दिया गया है कैलोसिस यानी स्किन एलर्जी तथा होठ व नाकों का फटना। सी नंबर दिया गया स्कर्वी और डी दिया गया हैजा। तो विटामिन B2 की कमी से जो बीमारी होती है वो कैलोसिस होती है। क्या होती है? कैलोसिस होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया विटामिन B3 का नाम। क्या दिया गया है? B3 का नाम पूछा गया है। तो विटामिन B3 का जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? नियासिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया दोस्तों विटामिन B3 का दूसरा नाम। तो विटामिन 3 का दूसरा नाम क्या हो सकता है? यहाँ पर नाइसिन है और पेंथेइक अम्ल दिया गया है। तो दोनों इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रह रोग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का जो दूसरा नाम होता है वो पायरोडोक्सिन होता है। क्या होता है? प्यूरोडेक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विटामिन B6 का कार्य पूछा गया है। तो विटामिन B6 का कार्य क्या होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। विटामिन B6 का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया WBC को बनाने में मदद करना। बी नंबर दिया गया पाचन में मदद करना। सी दिया गया रक्त जमने में मदद करना और डी नंबर दिया गया है RBC को बनाने में मदद करना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, दूसरा दिया गया है, क्या पूछा गया है? विटामिन B12 का दूसरा नाम। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है? चलिए सभी लोग आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विटामिन B12 का नाम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है दोस्तों। क्या होता है? एनीमिया होते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विटामिन सी का दूसरा नाम। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है थायमिन, बी दिया गया है नियासिन, सी नंबर दिया गया है स्कार्बिक एसिड और डी दिया गया रेटिनॉल। तो विटामिन सी का जो दूसरा नाम होता है वो स्कार्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन रखा है खट्टे फलों से, अनाज से, मीठे फलों से या मांस से। तो विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछा गया है अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से रोग कौन से होते हैं? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विटामिन एच का दूसरा नाम क्या होता है? तो विटामिन एच का जो दूसरा नाम होता है वो बायोटिन होता है। क्या दोस्तों होता है? बायोटिन जो होता है वो विटामिन एच का दूसरा नाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वासी-ओरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासी-ओरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? वो प्रोटीन की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक छोटे बच्चों के खाने में किसकी मात्रा बढ़नी चाहिए? तो उसके एक छोटे बच्चों के खानों में जो अधिक मात्रा होनी चाहिए वो प्रोटीन की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो एक लंबी दौड़ के धावक में जो सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है एक खिलाड़ी को अपनी डाइट में कितनी बार लेनी चाहिए? तो एक खिलाड़ी को अपनी डाइट लगभग 6 डाइन लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। पहला दिया गया बुद्धि, बी दिया गया प्रजाति और सी दिया गया उपलब्धि और डी दिया गया संस्कृति। तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वो उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, विकास के वर्गीकरण में डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो कुल मिलाकर के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विकास और अभिवृद्धि में प्रमुख अंतर क्या है?
ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विकास एक समग्र प्रक्रिया है जो अभिवृद्धि विकास का केवल शारीरिक पहलू होता है। बी नंबर दिया गया है अभिवृद्धि दोनों बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। सी नंबर दिया गया है वृद्धि का मापन संभव है परंतु विकास को नित्य प्रतिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन देखे जा सकते हैं। डी नंबर दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती के स्तन हो सकते हैं। गर्भावस्था के दूसरे माह में जो गर्भवती के स्तन होते हैं वो टाइट हो सकते हैं यानी कड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका जो 1000 दिन का पोषण है उससे संबंधित है, यानी आपकी यूनिट 3 का ये प्रश्न दिया गया है। पूछा गया था कि बच्चों के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है, तो बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रक्त परिसंचरण में अंतर्गर्भावस्था में कौन कौन से माह तक आते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 5 से 6 माह तक आते हैं, 5 से 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण जो होता है वो बार बार पेशाब आना होता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा पोषक तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो दूध से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए ढीले जो होते हैं, यानी जो शिशु होते हैं उनके कपड़े एकदम ढीले होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 3 यूनिट, आपकी जो तीसरी यूनिट थी, यानी कि जो आपका पहला यूनिट था हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लिए, और जो तीसरी यूनिट है आपकी 1000 दिवसीय पोषण, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में हम आपके तीसरे और चौथे यूनिट के कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करेंगे। जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए मैं आपको पीडीएफ तुरंत दे रहा हूं, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहां से आप उन पीडीएफ को देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो भी मैं अभी सेंड कर दूंगा कुछ यूनिवर्सिटी के, वो भी आप देख लेंगे, और जो मैंने सॉल्व करा दिया है उनको आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। दोस्तों अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर से संबंधित हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास लाता हूं। आप लोग क्लास के टाइम पर आ जाया करिए। अब आपकी क्लास कल से डेली संचालित की जाएगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप लोग के इस क्लास के संबंध में आपकी क्या राय है, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।